सर की वाइफ थी, उन्होंने वोट नहीं डाला, उस एक वोट की वजह से हार गए इलेक्शन। ईवीएम की मशीन को खोला गया, गलत वोट आइडेंटिफाई किए गए, एक व्यक्ति ने 3 वोट किए। तो अगर 4-5 साल बाद पता चलता है कि हाँ ये इलेक्शन में गड़बड़ थी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज टाइम निकल गया। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में न्यूयॉर्क में एक जिस तरह का चुनाव हुआ और जो मैंडेट दिया, वो इंडिकेट कर रहा है कि आज की डेट में खाली होप जनरेट करके आप लंबे समय तक लीडरशिप नहीं कर सकते। सर की बेटी की राहुल गांधी से शादी की बात चल रही है। प्राइवेट जो भी मॉल्स बन गए, तो बच्चे 12th के बाद ही वहाँ जाकर 10-15 हज़ार रुपया मिलता है, उसमें खुश हो जाते हैं। 5-7 साल बाद पता चलता है कि आप उसी नौकरी में फंस के रह गए। आज सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की, यंग पॉपुलेशन हो गई। हम सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी का अवसर मिले। क्या ये आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह की डिजिटल जो क्रांति हुई है, जिसके कारण आज एआई आ जाएगी, तो करिकुलम बदल नहीं रहे हैं हम, तो बच्चों की जो एस्पिरेशन होगी उस क्लासरूम की एजुकेशन से फ़ायदा क्या होगा। मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट कुछ भी लिख रहे हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम हो रहा है। तो डिबेट्स में जो ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा चिल्ला रहा है, वो अपना पॉइंट मानता है कि मैंने प्रूव कर दिया। सो ये जो एक गैप आ गया है, सब्सटेंस कम हो गया और साउंड ज़्यादा है। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज? पत्रकारिता जिसको हम कहते हैं चौथा स्तंभ है, वो धीरे धीरे अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको रिड्यूस करता गया। पॉलिटिशियंस शुड लर्न टू से नो एंड सिविल सर्वेंट्स शुड लर्न टू से येस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सीपी जोशी। सीपी जोशी सर के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप स्टूडेंट लीडर रहे 1970s में, अर्ली 70s में। उसके बाद आप एज प्रोफेसर आपने पढ़ाया। देन आप 1980 में एट अ वेरी यंग एज एमएलए भी बन गए। नाथद्वारा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उसके बाद 98 में आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में मंत्री रहे। उसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक वोट से आप विधानसभा का चुनाव हारते हैं और उसके 6 महीने के अंदर ही आप लोकसभा चुनाव जीतकर भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के आप मंत्री रहे। देन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, और उसके अलावा रेलवेज़ मिनिस्ट्री भी आपने 2 बार कुछ पीरियड के लिए संभाली। सो उसके बाद आप राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इतना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस और इस तरह की पॉलिटिकल जर्नी बहुत कम लोगों की होती है। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे सर के साथ 2010 से 13 के बीच काम करने का मौका मिला। जब सर केंद्र सरकार में मंत्री थे तो मैं उनका असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो मुझे सर को बहुत करीबी से जानने का मौका मिला। सर के साथ बहुत ट्रैवल किया और कई सवाल ऐसे होते थे जो मैं सर से पूछता था जो मुझे बड़े अजीब लगते थे। उन सब सवालों के बारे में आज बात करेंगे, वो किस्से भी सुनेंगे और सर के काम की, सर की पूरी जर्नी की एक चर्चा करेंगे। क्योंकि सर की जो लाइफ है वो एक लेगेसी है, एक धरोहर है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर हैविंग यू एट आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो सर, मैं जब साथ में आपके काम कर रहा था तो मुझे आज भी याद है, जब सोने जाते थे आप तो उस टाइम मुझे अगले दिन की मीटिंग्स से रिलेटेड पेपर्स आपके बेड साइड पे रखने होते थे। और अगर गलती से कभी मैं भूल जाऊं या एक आध पेपर कम रह जाए तो बड़ी डांट भी पड़ती थी। तो ये पढ़ने की जो आदत है, बिकॉज आई रिमेंबर कि करीब 11:30-12 बज जाती थी सोने जाने में, और सुबह जल्दी उठ के हम चले भी जाते थे मिनिस्ट्री भी या पार्लियामेंट जहाँ भी, और मीटिंग से रिलेटेड वो पेपर्स होते थे। तो ये आप कब पढ़ते थे और ये पढ़ने की आदत बचपन से थी या बाद में लगी? बचपन से। अच्छा, तो स्कूल के समय से था, तब से मुझे पढ़ने का था। हमारे नाथद्वारा में जिला उदयपुर की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में मैं रेगुलर पढ़ने जाता था और वहाँ एक लाइब्रेरियन थे, वो बराबर एनकरेज करते थे। तो मैं आज में रिकलेक्ट करता हूँ तो मैं उस ज़माने में जितने भी ये फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में जो जानकारी छोटी छोटी किताबें मिलती थी वो पढ़ लिया मैंने। चंद्रकांता संतति पूरी मैंने पढ़ी, आनंद मंथ मैंने पूरा पढ़ा, सरचंद का इतिहास मैंने पूरा पढ़ा। उस ज़माने में मैगजीन आती थी, धर्मयुग, हिंदुस्तान, कादम्बनी, तो ये सब पढ़ने का शौक़ मुझे स्कूलिंग समय से भी बराबर था। कमाल सर। तो आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ पर हुई सर? स्कूलिंग कहाँ हुई? मैं नाथद्वारा
में ही मेरी स्कूलिंग हायर सेकेंडरी तक मैंने अपनी एजुकेशन नाथद्वारा में ली। और उसके बाद सर आपने बहुत सारी डिग्रीज ली और बहुत वर्सेटाइल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने फिज़िक्स में भी मास्टर्स किया और साइकोलॉजी में भी किया और आप फिर प्रोफेसर भी रहे। तो ये कैसे हुआ सर कि अलग अलग फील्ड, क्योंकि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को लेकर उस टाइम बड़ा टकराव भी था और लोगों में वो बढ़ रहा था कि 1960s 70s में कि साइंस वाले अलग और ह्यूमैनिटीज़ वाले अलग, आपने दोनों की पढ़ाई कर ली। मैं जब बचपन से जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो प्राइमरी स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर भाग लेता था। उस समय वहाँ की जो स्कूल सदन उसका अध्यक्ष बन गया। फिर मैं 6ठी से 11वीं तक पढ़ने के लिए सीनियर हायर सेकेंडरी पढ़ने आया। उस समय भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना, डिबेट खेलना और चुनाव में भाग लेना। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता जब सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रेसिडेंट बन गया। तो छात्र जीवन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इसमें था। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम नाथद्वारा जैसी छोटी जगह पर पढ़ाई करोगे तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, तुम्हें बाहर जाके पढ़ना चाहिए। तो उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर उदयपुर विश्वविद्यालय था। तो मैंने हायर सेकेंडरी करने के बाद उनकी प्रेरणा से अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं उदयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया और वहाँ मेरे सब्जेक्ट थे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी। मैंने बीएससी विद दिस सब्जेक्ट्स किया और मैं एमएससी में जब एडमिशन लेने के लिए परस्यू कर रहा था तब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं जियोलॉजी में करूं। तो उस समय जो टीचर थे कॉलेज में जियोलॉजी के, उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ा स्कोप जियोलॉजी में नहीं है। देन आई ऑप्टेड फॉर एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स मैंने की, पर वो स्टूडेंट का लीडरशिप का चार्म पहले से था। तो बीएससी में पढ़ रहा था तब भी मैं क्लास यूनिटी का चुनाव जीत गया और मैं चुनाव लड़ा। उस समय इनडायरेक्ट सिस्टम का था, बट आई लॉस्ट बाय टॉस इन द हिंदी डिबेट सेक्रेटरी। तो आई डिसाइडेड कि मैं फिर कंटेस्ट करूंगा। तो एमएससी फिजिक्स में जब आया मैं, तब मैं फिर एमएससी फिजिक्स में फिर वापस सीआर बना मैं। देन आई बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन। और जब एमएससी फिजिक्स फाइनल में आया तब आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन। तो मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का राइट फ्रॉम स्कूल से लगाकर कॉलेज एजुकेशन में ये मेरा इंटरेस्ट रहा शुरू से। तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहे और उसमें जो ये आपने पढ़ाई की उसी से रिलेटेड एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि आई रिमेंबर 2012 के आसपास जब आप पंजाब और गुजरात के जो स्क्रीनिंग कमेटी थी इलेक्शन की उसके चेयरपर्सन भी रहे। उस टाइम पे आप मुझसे कुछ डेटा निकलवाते थे और मुझे लगता था बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैंने निकाल दिया, और उसके बाद मैं आपके पास लेकर आता था तो आप उसमें और मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालने को बोलते थे कि आई वुड बी सरप्राइज कि इसमें हम रूरल अर्बन अलग कर दें, मेल फीमेल अलग कर दें, और उससे आप डेटा डिराइव करते थे। तो क्या ये आपकी एजुकेशन ने इस तरह का माइंडसेट आपका बनाया? मैं समझता हूँ ये मैं रिट्रोस्पेक्ट में देखूँ तो मेरी मैथमेटिक्स का जो बैकग्राउंड था और रीजनिंग जो है सबसे मोटा चीज़ है रीजनिंग। जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हो तो आपको अपनी लीडरशिप में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट कि आप लीडरशिप में कैसे इफेक्टिव तर्क देकर अपनी समस्याओं का समाधान करते। तो ये जो है उसमें मुझे पहले से ही कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये डेवलप हो गया था। तो जो स्टैटिक्स है उसने मुझे शुरू से, ये गणित जो चुनाव किए उसमें मुझे शुरू से शौक था। जैसे एक विधानसभा क्षेत्र में सपोज 2-2.5 लाख वोट है आज के दिन। अब 2.5 लाख वोट में वहाँ वोट गिरते हैं 1.5 लाख, फिर जीतने वाले के वोट इतने आते हैं। तो मेरे दिमाग में हरदम रहता है कि भाई यहाँ इस तरह के वोट को यदि हम ऐसा करें तो क्यों नहीं जीत सकते। तो जो रीजनिंग है वो रीजनिंग कंपेल करती है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करो। आई थिंक उसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि चीज़ों को सांख्यिकी दृष्टि से देखकर समझना चाहिए और उस पर हम कैसे आगे बढ़े उस बारे में कोशिश की जानी चाहिए। तो आजकल जो सर ये एक सेफोलॉजिस्ट आ गए हैं या जो एग्जिट पोल्स आते हैं, उनकी जो टेक्निक है क्या वो भी सिमिलर यूज़ में लेते हैं? कहाँ तक किस हद तक ये पॉलिटिक्स में आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं? सेफोलॉजिस्ट अब बहुत बड़ी डेवलप होगी अमेरिका में, और ये पहले से था। यहाँ हमारे यहाँ देश में अब जो नई टेक्निक आई है उसमें डेटा हमारे पास परफेक्ट आने लग गए, इसको गोल्डन डेटा कहते हैं। तो जिस साइकोलॉजिस्ट के पास गोल्डन डेटा है वो चीज़ों को ठीक ढंग से एनालिसिस कर सकता है। अब रैंडम सैम्पलिंग भी है, आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आप प्री पोल और पोस्ट पोल को बिहेवियर को भी एनालिसिस करते हैं,
पास के ट्रेंड को भी एनालिसिस करते हैं, किस तरह से कास्ट का उसमें डेविएशन है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्या, स्टेट वाइज क्या, नेशन वाइज क्या. सो दे आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसके परमिशन कम्बिनेशन से आप उन चीज़ों को और अच्छे ढंग से एनालिसिस कर सकते हो. इसलिए सेफोलॉजिस्ट ने अब हमारे देश में एक बेस बना दिया जिससे हम फोर्स ही कर सकते हैं. ह्यूमन बिहेवियर उससे गाइड नहीं होता, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमें एक आइडिया बन जाता है कि भाई किस तरह का वोटिंग पैटर्न बिहेवियर रहेगा. तो मैं समझता हूँ कि ये एक विधा है जिस विधा के आधार पर आजकल हर राजनीतिक पार्टियां इस पर यूज कर रही है. सो अब बात करते हैं सर, फ्रॉम क्लासरूम टू असेंबली. आप स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे, तो हाउ डिड योर फेथ इन डेमोक्रेसी डेवलप ड्यूरिंग दैट फेज? नहीं, मैं ईमानदारी से पूछा जाए तो मैं शुरू से बड़ा अजीब आप लगेगा. अच्छा, जब मैं पढ़ने के लिए आया कॉलेज में तो फिजिक्स में जैसे सब्जेक्ट में 150 नंबर का नंबर होते थे, 50 नंबर प्रैक्टिकल के, 100 नंबर थ्योरी के. तो हम तो साधारण घर से आए थे, तब रिजल्ट निकलता देखते 50 में से 40 से ज़्यादा नंबर कुछ लोगों के हैं और हमारे के 50 में से 18 नंबर ही हैं, 20 नंबर ही हैं. और 100 में से हम 60 नंबर भी लाएं तो 150 में फर्स्ट क्लास नहीं होता. पर किसी व्यक्ति के प्रैक्टिकल में 50 में से 40 है और उधर थ्योरी में 100 में से 50 है, तब भी फर्स्ट क्लास है. ये बहुत बड़ा जो एकेडमिक जिसको आप कहें अनजस्टिफिकेशन, उसको मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया. दैट टेम्प्टेड मी टू बी ए स्टूडेंट लीडर. तो मेरा शुरू से ये था कि जो जिस तरह का, जिसको आप अन्याय कह सकते हैं, जिस तरह का है, उसको मैंने देखा, समझा और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे मैं स्टूडेंट लीडरशिप में अपनी चीज़ों को किया और बहुत इफेक्टिव ढंग से मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर बहुत सी समस्याओं का निदान करने की अपने छात्र जीवन में कोशिश की. एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें वाइस चांसलर को, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव, उसमें छात्रों की समस्याओं को रखना, ये करना. तो ये मेरे को शुरू से था कि भाई समाज में जो चीज़ें हो रही है उनके खिलाफ हमें ऑर्गेनाइज होकर समाज की इन व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए. ये सुधारने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता रहा. और 1970s की जो पॉलिटिक्स थी सर, वो काफ़ी यूथ ड्रिवन और आइडियोलॉजी ड्रिवन भी थी. आज के यूथ में आपको क्या लगता है कि वो कंपैशन की कमी है या कन्विक्शन की कमी है? उस समय का यदि यूथ था तो उसमें एक आइडियलिज्म था, समाज को बदलने की एक जिज्ञासा थी. और जो लीडर थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, उनका भी समाज में बदलने की के लिए समाज में और सार्वजनिक जीवन में आते थे. आज एक मोटा अंतर आ गया है कि हम सार्वजनिक जीवन में समाज को बदलने के लिए नहीं आ रहे, हम सार्वजनिक जीवन में आकर अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सेल्फिश मोटिव, हमारी खुद की हैसियत कैसे बढ़े, हम कैसे कंफर्ट में आए, उन चीज़ों पर हमारा ध्यान ज़्यादा बनिस्बत की सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने का. उस समय देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद देश का निर्माण हो रहा था, बहुत सी चीज़ें समाज में अच्छी नज़र आ रही थी, अच्छी जो एजुकेशन के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, इरिगेशन के संबंध में. तो एक देश में परिवर्तन हो रहा था जो डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्टेड गवर्नमेंट कर रही थी और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे कि हमें मौका मिला तो हम कैसे करेंगे. तो वो एक बदलाव का ज़माना था जब छात्र उस आइडियलिज्म के साथ काम करते थे. और अब जो है वो समाज को बदलने का जो है वो जज्बा मुझे नज़र नहीं आता. तो आप सर बहुत यंग एज में एमएलए बन गए थे, तो वो जब आप पहली बार जीते 1980 में, तो व्हाट वाज द लेसन एंड व्हाट वाज द चैलेंज दैट यू फेल्ट कि अब ये चैलेंज है, अब मैं बन तो गया हूँ एमएलए बट अब आगे ये चैलेंजेस आने वाले हैं. छात्र राजनीति से अवसर मिल गया मुझे, पर जो समाज की व्यवस्था है उसको समझकर जनप्रतिनिधि बनना बहुत कठिन काम. तो जब पहली बार जो बना तो मैंने कहा जैसे छात्र जीवन में जो एजुकेशन में जो जिस तरह का वातावरण था उसको मैंने देखा, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए मैं स्टूडेंट लीडर बनने की कोशिश की. तो जब मैं एमएलए बन गया तो फिर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वाइडली ट्रेवल किया. तो मैंने देखा, वो दुख हुआ मुझे, गाँव का गरीब आदमी जो हैव्स नहीं है, हैव्स नॉट है, जो उसकी बहुत तकलीफ मैंने नज़दीक से देखी. वहाँ फेयर वेदर रोड नहीं, उनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं, उनके पास बिजली नहीं, उनके बच्चों के लिए 10 किलोमीटर आसपास करीब स्कूल नहीं. तो ये बहुत नज़दीक से मैंने देखा. तो मेरा जनप्रतिनिधि बनने के बाद पहला यही अनुभव रहा कि हमें इन चीज़ों को समझना, देखना है और जब अवसर मिले तो इसको बदलने का काम करने का.
तो पहले मैं एमएलए था 80 to 85, तो एमएलए की एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन में मैंने जो सरकारी बजट आता है उस बजट में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं उसको बदलाव करने का काम किया, और एक आउट ऑफ बॉक्स मेरा शुरू से काम करने का तरीका रहा है। अकाल बहुत पड़ते थे, अकाल पड़ते थे तो हमारे यहाँ करीब अकाल में 4-6 महीने तक 4000 से 6000 आदमी अकालात में काम करते थे। तो उन 4000-6000 आदमी जो अकाल में काम करते थे उनके काम में कैसे हम लोग चीज़ों को ठीक कर सकें, तो मैंने हेमलेट्स में फेयर वेदर रोड बनाने का काम किया, कलवर्ट बनाने का काम किया, छोटे छोटे निकट बनाने का काम किया। तो जो भी मुझे अवसर मिला सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत मैं उन तकलीफ़ों को कैसे दूर कर सकता हूँ ये करने की कोशिश की। जब मैं एमएलए बना तो एमएलए फंड से मान लो बिजली कनेक्शन हो सकता है तो कैसे हेमलेट में बिजली पहुँचाने का काम कर सकते हैं। मेरे इलाके में ट्राइबल वो लोग थे तो ट्राइबल इलाके में ट्राइबल सब प्लान का पैसा लेकर हम कैसे चीज़ों को कर सके। तो इन जानकारी के आधार पर जो मैंने देखा उनको परिवर्तन करने का काम मैंने एससी से शुरू कर दिया। और आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने अपने पूरे एससी के गाँवों में और उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर हाउस होल्ड में, हर बहुत नज़दीक में राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली मैंने, छोटे बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। अब हर गांव में मैंने सब सेंटर बनाया, हर पंचायत में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, रोड लिंकेज बड़ा कर दिया। तो कुल मिला के जो मैंने देखा ऐसे में उस बदलाव को जब जब भी मुझे अवसर मिला, चाहे विधायक के रूप में, चाहे मुझे मंत्री के रूप में राजस्थान सरकार में या भारत सरकार में मंत्री बनने का, तो मैंने अपने इलाके में उन सब चीज़ों को बदल कर उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। और मुझे अच्छा लगता है कि आज मैं सब कर पाया। श्योर सर। अब आपके लीडरशिप ईयर्स पे आते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप वाले सर। सो आप 98 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में मिनिस्टर बने, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब फ्रॉम एमएलए टू मिनिस्टर आपको लगा कि अब पावर और या अथॉरिटी आपके पास और ज़्यादा है और बेहतर काम करने की पोजीशन में है? तो मैंने एग्जांपल दिया 98 में जब मंत्री बना अशोक गहलोत जी ने मुझे डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया एंड आई वाज गिवन पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट। तो मैंने बहुत आधारभूत चेंजेस किए। आज आप राजस्थान में देखेंगे तब मैंने 25,000 राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली, और न केवल राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली, अकाल राहत और जो फाइनेंस कमीशन का पैसा था उनसे टाई अप करके एक ही तरह का नक्शा बनाकर बिल्डिंग बनाने का काम किया। दूसरा उस काम के अंतर्गत हमने जो सिलेक्शन करवाया पैरा टीचर का, उस समय स्टेट की फाइनेंस की पोजीशन बहुत तकलीफ में थी, तो हमने पैरा टीचर 1200 रुपये में सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने का प्रोसीजर बनाया जिसमें पंचायत का जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हो और डीओ लेवल के अधिकारी मिले, और हमने एमए बीएड से लगा कर क्लास 8 तक ये राजीव गांधी पाठशाला पढ़ाने का काम कर सके, ये रिक्रूटमेंट कराया। तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पहले फेज में जब 13,000 हमने रिक्रूट किए, 10,000 बच्चे ऐसी फैमिली के थे जिनके घर पे महीने के 1200 रुपये नहीं आते थे, और उन परिवार के बच्चे आज मुझे खुशी है कि उनके बाद हमने उनकी एसटीसी भी कराई, उन्होंने अपनी एजुकेशन भी की। उनमें से वो बच्चे जो हैं आज उनको 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर है। तो ये सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया जो मुझे आज बहुत खुशी है। यही नहीं किया, मैंने एक बहुत बड़ा प्रयोग और किया कि पंचायत मुख्यालय पर 9,100 से करीब यूपीएस पंचायत हैं, उनमें जितनी यूपीएस थी अपर प्राइमरी स्कूल, वहाँ मैंने 10,000 3rd ग्रेड की पोस्टें सरेंडर की, और वहाँ केवल मात्र पैरा फीमेल टीचर की मैंने नियुक्ति करवाई, क्योंकि जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी है जिनके इनलाज के साथ रहती है और वो किन्हीं कारणों से अपने हस्बैंड के साथ बाहर नहीं रह पा रही थी, उनकी सर्विस दूर थी, उनकी जो एजुकेशन है उसका लाभ लेने के लिए एवरी पंचायत में मैंने पैरा फीमेल टीचर बनाया। मैटर कोर्ट तक गया एंड कोर्ट ने मेरे पक्ष, सरकार के पक्ष में अपील किया, और हमने ये भी एक जो कहते हैं आज की डेट में महिला एम्पावरमेंट का ये काम भी हमने यही काम नहीं किया, हमने पंचायत में वार्ड सभा कराने का काम किया हमने। राजस्थान में जितने एक पंचायत में 10 वार्ड होते हैं, तो लगभग हमने राजस्थान सरकार में कानून बनाकर इस सोशल ऑडिट काम अच्छी क्वालिटी ऑफ मेंटेन है इस, और अपने वार्ड के लोग अपने खुद की समस्याओं का निदान करने की योजना बनाए। तो जो हमारे पंचायती राज एक्ट में प्रोविजन थे उसको लागू कराने के लिए मैंने वार्ड सभा तक का कॉन्सेप्ट राजस्थान में लागू करवाया। तो सर लीडरशिप के दो अगर हम डिवीज़न देखें ब्रॉडली, तो एक होते हैं इमोशनल एलिमेंट पे चलने वाले लीडर्स और एक होते हैं एनालिटिकल। तो आप अपने आप को किस साइड में देखते हैं?
इमोशन तो इन द सेंस कि जो सफरिंग देख रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश किया, टू दैट लेवल, टू दैट एक्सटेंट आप कह सकते हैं इमोशन। पर एनालिटिकल तो ये कि आप सरकारी व्यवस्था चीज़ों को समझकर कैसे उनको लाभ देने का काम कर सकते हो, कानून बना सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि मुझे आज खुशी है कि राजस्थान में मैंने आउट ऑफ बॉक्स बहुत से ऐसे काम करवाए हैं। आज़ादा संकुल उठा के देख लें आप, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ये स्टेट के बजट से नहीं। राजीव गांधी पाठशालाएँ इतनी बनाई, वो सब पैसा केवल हमने अकाल रात और उसके टाइप करने का काम किया। हमने जब भारत सरकार में मंत्री था, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए हमने। राजीव सेवा केंद्र में उस समय जो पैसे दिए थे वो भारत सरकार की योजना का लाभ देके किया। राजस्थान में लगभग 6,000 करोड़ रुपए आते थे नरेगा के। 100% लेबर कंपोनेंट का पैसा उनसे आता था एंड 40% आप मटेरियल कंपोनेंट का लगा सकते। तो अशोक गहलोत जी की सरकार में हमने आज राजस्थान में हर जगह जाके देखे हमने, राजीव गांधी सेवा केंद्र एवरी पंचायत में उस नरेगा के पैसे का सदुपयोग करके हमने ये काम किया। तो हम शुरू से ये रहा है कि किस तरह से हम सुविधा दें। मैं जब पहली बार टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बना मैं, तब बीकानेर और अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे और यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ कॉलेज तो खोल दिया, पढ़ाई यहाँ हो रही थी। तो मैंने जैसे प्राइवेट कॉलेज चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसी पैटर्न पर सोसाइटी बनाकर अजमेर और बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। आज आप फंड नहीं था उस तो पूरा का पूरा उसी पैटर्न पर चल रहा है और हमने ये व्यवस्था करने का काम किया। तो आउट ऑफ बैक समस्या को निदान करने का क्या कर सकते हैं वो प्रयत्न भी किया और उसकी सफलता हमें नज़र भी आती। फिर सर आप 2003 में जब कांग्रेस की काफ़ी करारी हार हुई और उस टाइम आप बने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तो वो करीब 56 सीट से 96 तक ले जाने की वो जर्नी कैसी रही, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था एज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष? एज ए पीसीसी चीफ जो मुझे मौका मिला था 1.5 साल का मिला था, चुनाव था 2008 का 6-7। तो मैंने बताया कि मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उस समय डिलिमिटेशन हुआ था, तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने रीसफल करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेटा बेस्ड मैंने जो भी निर्णय किया था उसमें टिकट लेके डेटा बेस किया हमने और कोशिश की कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी होती है। तो जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटी इनकम्बेंसी से बराबर ऊपर वोट थे उन कैंडिडेट को मैं रिपीट किए। जो लोग कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो ना कांग्रेस में थे ना बीजेपी में थे, पर उनकी लीनिंग कांग्रेस की तरफ थी, टिकट की प्रक्रिया में टिकट नहीं मिले थे, ऐसे बहुत से जो कैंडिडेट थे जिनको अपने हिसाब से चुनाव लड़के 10-20 हज़ार वोट ले रहे थे, उनको हमने रोप इन किया, उनको हमने कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। तो एक साइंटिफिक तरीके से हम आगे बढ़ के हमने सभी जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन सब की जो है क्षमताओं का उपयोग लेकर हमने राजस्थान में सरकार बनाने का काम किया और ये खुशी है कि राजस्थान में हम सरकार बना। अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट या हिस्टोरिकल एक इलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि करीब 4,000 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे इंडिया में हैं। उसमें रेयरली कोई ऐसा सीट होती होगी जो एक वोट से डिसीजन हो। सो वो एक वोट से हारने वाला, और उसमें कई तरह की चीज़ें भी चलती हैं सर। जैसे एक आई रिमेंबर जब मैंने आपके पास ज्वाइन किया तो जो बहुत सो कॉल्ड आपके करीबी लोग थे वो मुझे बोलते थे कि सर तो बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं और भी पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि सर की बेटी की राहुल गांधी से शादी की बात चल रही है। एक जने से सुना, 2 से सुना, 3 से सुना, मुझे लगता था हो सकता है कुछ ऐसा होगा। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला आपके बेटी नहीं है। तो मुझे ये लगा कि राजनीति में कुछ भी हवा में लोग बोल देते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसी तरह से इस चुनाव के लिए भी ये कहा जाता है कि जो सर की वाइफ थी उन्होंने वोट नहीं डाला, उस एक वोट की वजह से हार गए इलेक्शन। तो इसमें क्या सच है, कितना सच है? दोनों ही चीज़ें हैं, मैं कुछ सत्यता से बहुत दूर है ना। अब मैं इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं देता। हर एक आदमी अपने विशफुल थिंकिंग करता रहता है। नहीं तो मैंने बताया आई गॉट मैरिड 1986, आई एम ब्लेस्ड विद अ सन, आई एम ओनली वन सन, सो आई डोंट वांट टू से मोर देन दैट। सो फार जो आपने दूसरी बात कही कि मैं जिस आपने दूसरा प्रश्न पूछा मेरे को, हाँ, एक वो जो वाइफ ने ये भी गलत है। वाइफ मेरे साथ आई, मेरे साथ वाइफ ने वोट डाला। सी केम ऑल दी वे फ्रॉम जयपुर टू कास्ट फॉर दिस वोट। ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोट में मैं जीता था, ये जो बैलेट है, बैलेट के वोट में ये अंतर आया। मैं वहाँ काउंटिंग में नहीं था, मैं नहीं कह सकता कि बैलेट में किस तरह का एक वोट का अंतर आया, पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उस समय जो रिजल्ट निकल रहे थे उस समय बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की स्थिति थी। नहीं लग रहा था कौन पार्टी रीच करेगी। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता व्हाट हैपन,
बट मुझे जो जानकारी मिली उस जानकारी में ईवीएम की मशीन में मेरे वोट ज़्यादा थे, जो बैलेट पेपर है उस बैलेट पेपर की काउंटिंग के कारण 1 वोट का अंतर है। बट दे से दैट समटाइम्स वन वोट कैन टीच मोर देन वन विक्ट्री। और आई बिलीव इन डेस्टिनी। आदमी को अपना काम अच्छा करना चाहिए। मैंने अपना जो मुझे पीसी चीफ का काम दिया वो मैंने ईमानदारी से किया। मैं अपने चुनाव लड़ने गया, हो सकता है मेरी जो तैयारी उस ढंग की नहीं हो, तो जो मैंडेट मिला उस मैंडेट को स्वीकार किया जाना चाहिए इसमें। तो सर मीडिया को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि जिस तरह पर की मैं मिस एक इन्फॉर्मेशन। बात बहुत इंटरेस्ट, उस इलेक्शन की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक हुई। हाँ वो और मैं आज जो है बताना चाहता हूँ कि आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ईवीएम की मशीन को खोला गया, ईवीएम की मशीन में गलत वोट आइडेंटिफाई किए गए, एक व्यक्ति ने 3 वोट किए, ये सब चीज़ें उस समय भी नोटिस में आई हुई थी। तो इलेक्ट्रोल लिस्ट जो है उसको अपडेशन करना इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि डिफेक्टिव इलेक्ट्रोल लिस्ट है तो उसका इम्पेक्ट आता है, मैं उसका सफर रहा हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी आज जाके देखें कि किस तरह से 1 वोट में जो अंतर आया उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी अंतर है, और एक व्यक्ति 2 बार वोट डाल दिया उसके भी चीज़ें उस रिकॉर्ड में है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए जब ऐसा केस में जब 1 वोट से आ रहा तब सुप्रीम कोर्ट में हो गया, अच्छा होता उस समय इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हम समझ पाते कि डेमोक्रेसी की जान सेफ करेक्ट इलेक्ट्रोल लिस्ट, जब तक इलेक्ट्रोल लिस्ट करेक्ट नहीं होगी तब तक हम जिसके आधार पर चुनाव परिणाम लेकर देश में नेतृत्व करने का पार्टियों को मौका देते हैं, पॉलिसी बनाने का काम करता, वो इनबिल्ट फॉल्टी होता है। हाँ, और ये सीखने वाली बात भी है कि कैसे एक एक वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में ये हर वोट की इम्पोर्टेंस है, ये तो। और इसमें सर जस्टिस में भी मुझे लगता है बहुत डिले हो जाता है। इस तरह के केसेस तो प्रायोरिटी पे ये अनफॉर्चुनेट है। प्रोविजन है 6 मंथ में इलेक्शन पिटीशन डिस्पोज होनी चाहिए, हाँ पर जुडिशरी को प्रोएक्टिव लेकर इस बारे में निर्णय करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्रिमिनल केसेस के भी बारे में फैसला करना हो और किसी भी करना हो, लेकिन स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि जो कानून में प्रोविज़न है आप स्पेशल कोर्ट बनाओ, जो भी करना है, लेकिन आपको इलेक्शन पिटीशन को 6 मंथ में डिस्पोज करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको अगर 4-5 साल बाद पता चलता है कि हाँ ये इलेक्शन में गड़बड़ थी और वो जिसको 1 वोट से जीत मिली वो हकदार नहीं था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज टाइम निकल गया। सो मीडिया को लेकर सर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इतना लंबा पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस है, मीडिया का रोल किस तरह से बदलते हुए आपने देखा या किस तरह का आपको लगता है? क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी छोटी सी लाइफ में, वो ये एक्सपीरियंस किया है कि बिना सर पैर के हवा में कुछ भी लिख दिया जाता है कई बार। तो कुछ अच्छे जर्नलिस्ट ज़रूर हैं, उनको बिल्कुल साधुवाद है, लेकिन बाकी मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट कुछ भी लिख रहे हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम हो रहा है। तो ये कैसे चेक हो? पत्रकारिता जो है, आप देखिए आज़ादी और आज़ादी के बाद हमारे देश में स्टालवर्ड रहे हैं प्रेस वाले, और उन्होंने दे हैव इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। 1952 से आप देखें तो बहुत से ऐसे स्टालवर्ड लीडर थे जो टावरिंग पर्सनालिटी थी हमारे देश में, जो जिम्मेदार पदों पर, उनके उन्होंने प्रभावित किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमर्शियल एक्टिविटी, द मोमेंट इट बिकम कमर्शियल एक्टिविटी, तब आपका जो प्रायोरिटी बदल जाती है। हमारे उद्देश्य हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। तो पत्रकारिता जिसको हम कहते हैं चौथा स्तंभ है, वो धीरे धीरे अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको रिड्यूस करता गया, कम होती गई। तो पत्रकारिता की ये प्रॉब्लम है और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में आ रहा है। और अब भी पत्रकारिता के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसके कारण तो और ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई। तो उसमें तो हम पत्रकारिता जो आज कहते हैं उस पत्रकारिता और ज़्यादा नीचे हम जो डेमोक्रेसी में जो उनकी भूमिका होनी है चौथे स्तंभ की, वो और कम होती नजर आ रही है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में निष्पक्ष जो चीज़ें हैं वो जनता के बीच में जाना चाहिए। फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी सिटीजन को जानकारी मिलनी चाहिए, वो अपनी ओपिनियन बना सके, वो स्वस्थ लोकतंत्र के भी जरूरी है और देश के हित में भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस संबंध में और समाज के को जागरूक होने की आवश्यकता है कि पत्रकारिता अपनी भूमिका की जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर अभी खरी उतरती नज़र नहीं आ रही। एंड सिमिलरली वी सी सर, ओरेटरी ने रीजनिंग को ओवर पार कर लिया है कि अब जो बोलकर डिबेट्स में हम देखते हैं, डिबेट्स में जो ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा चिल्ला रहा है, वो अपना पॉइंट
मानता है कि मैंने प्रूव कर दिया। सो ये जो एक गैप आ गया है, सब्सटेंस कम हो गया और साउंड ज़्यादा है। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज? ये अब धीरे धीरे आप देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, तो डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है तो उसके जो इफेक्ट है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि आज जो बच्चा है वो आज वेल रेड है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो काउंटर से जीपीएट से कर सकता है, वो काउंटर गूगल से कर सकता है। अब लंबे समय तक आप इस तरह की पत्रकारिता करके लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो हमारा जितना सिटीजन वेल इन्फॉर्म होगा उतना ही ये चीज़ों को इम्पेक्ट कर पाएगा। मैं होपफुल हूँ कि डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान में इवॉल्व हो रही है उसमें सब, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटर हो, चाहे पत्रकारिता हो, सब में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हो। तो सर अब बात करते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वाली जो आपकी जर्नी रही उसके बारे में, कि आप एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आए तो आपके पास एक टेलीस्कोप भी है और माइक्रोस्कोप भी है चीज़ों को देखने का, कि आप लॉन्ग टर्म विजन भी है, दूरदर्शिता भी आप में आती है और आप एनालिटिकल भी हो जाते हैं, चीज़ों की गहराई में भी चले जाते हैं। सो इस चीज़ ने आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर डिसीजंस लेने के लिए हेल्प किया, या आपको लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, पढ़ाई से बहुत फ़र्क पड़ता है, चीज़ों को समझने का, एनालिसिस करने का, समस्याओं को रिड्रेसल करने के लिए सरकारी सिस्टम में हम कैसे नियम बना सकते हैं, नीति बना सकते हैं, उसका निश्चित तौर पर इम्पैक्ट नज़र आता है। सो वो इस तरह के कोई डिसीजंस जो आपको लगता है कि आपने लिए, जो जनरली, क्योंकि ये एक बड़ी डिबेट चलती है कि भाई पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो व्यक्ति, उसको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पता है तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस डिबेट के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, नरेगा का एग्जाम्पल दिया मैंने। नरेगा बेसिकली जो कानून बनाया, उस कानून में ये उद्देश्य था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो उसमें एसेट क्रिएट करने की प्राथमिकता नहीं थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव का काम करने का, जैसे गांव में पॉन्ड बन जाए, व्यवस्था हो जाए, तो उस तरह के काम करने का उनमें था। और हमने उसी का एग्जाम्पल दिया कि हमने राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाकर एक एसेट डेवलप बनाने का काम किया। ठीक उसी प्रकार PMGSY सड़क में मैं मंत्री बना उसके पहले रेवेन्यू विलेज को जोड़ दिया गया, जबकि उसमें लिखा होता है हेमलेट्स। तो हमने भारत सरकार के लेवल पे निर्णय करवाया कि ये इसमें लिखा हुआ हेमलेट्स, रेवेन्यू विलेज की पॉपुलेशन 200 की हो सकती है, 400 की हो सकती है, पर दे आर हेमलेट्स जिनकी पॉपुलेशन 500-700, वो इसमें डिप्राइव हो रही थी। तो मैंने भारत सरकार से ये निर्णय करवाकर पूरा का पूरा हिंदुस्तान के जितने भी सरकारों ने रेवेन्यू विलेज के नाम पे फंड दिया, उस फंड को रिटर्न करके हेमलेट्स के नाम पर हमने कनेक्टिविटी का काम किया। और राजस्थान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा इसलिए ले पाए कि हमने एक परिवर्तन करने का काम किया। ठीक इसी प्रकार ड्रिंकिंग वाटर में भी जो हमने काम करा है, राजस्थान को करीब 700 करोड़ रुपए का पर एनम फायदा हुआ। तो यदि आपको जानकारी है तो उन जानकारी के आधार पर आप कानून में परिवर्तन करके या कानून में जो 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 लैप्स है उसको ठीक करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में मैंने ये काम, दो तो मैंने एग्जाम्पल दिए जो मैंने बड़े पैमाने पे किए, जिससे राजस्थान में डिवोल्यूशन ऑफ फंड बढ़ा है। एक मुझे याद है सर, जब मैंने ज्वाइन ही किया था आपके पास, तो आपके बैकयार्ड में सुबह सुबह बैठ के एक बार चर्चा हुई, तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहे जयपुर रूरल का, क्या एक्सपीरियंस रहा? तो तब मैंने वो शेयर किया कि भाई जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, सरपंच के पास पैसा जाता है, उसमें मनी साइफन होता है, तो उसके बारे में अपनी चर्चा हुई और उस पर आपने उसी दौरान अनाउंस भी कर दिया और मैंडेटरी कर दिया था कि ये जितने भी वेज ट्रांसफ़र होता है नरेगा का, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में होगा। तो वो मुझे लगता है एक बड़ा डिसीजन था अपने मंत्रालय का उस वक्त सर। निश्चित तौर पर। और इससे भी बड़ा जब रोड ट्रांसफर में आप आज जो ये क्या कहते हैं फास्ट ट्रैक बने हुए, यू रिमेंबर इट टेक 2 years टू इंटीग्रेट इट। और ये क्लाउड जो टेक्नोलॉजी के साथ जो हमने किया, हमने हिंदुस्तान में 4 जगह पर इसका एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुल। आज हमें कहते खुशी है कि इस देश में बड़े पैमाने पर ये काम कर सके, क्योंकि हमने इनिशिएटिव लिया था। हाँ बिल्कुल सर, मुझे आपने साउथ अफ्रीका भी भेजा था सर, मुझे वहाँ गोटेंग एक प्रोविंस है, वहाँ पर भी मैं ETC स्टडी करके आया। और आपने जो डिसीजंस लिए उस टाइम पूरा ETC करने का, RFID का जो ये अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेसवे पे पायलट भी किया था। वो क्या नागपुर में किया था,
और हमने एक कदम और आगे बढ़ा जिसको मैं चाहता हूँ भारत सरकार को करना चाहिए। कंज्यूमर जो होता है वो ट्रेवल करता है हाईवे पे, वो टोल टैक्स दे रहा है, इधर रोड खराब है, तो हमने उस समय बताया ये बनाई थी कि वो कंज्यूमर को अधिकार है कि इंजीनियर जो है उसको सूचना करे इस 200 किलोमीटर के ऊपर ये रोड खराब है, तो वो इंजीनियर वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उससे वो रोड रिपेयर कराएगा और वापस कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा। दैट वे डेवलप इट। आई विश कि ये भारत सरकार को बड़े पैमाने पर करना चाहिए। जो सिटीजन का अधिकार बनता है कि जब वो पेमेंट कर रहा है टोल का तो द क्वालिटी ऑफ रोड मेंटेन रहे, ये जानकारी देने के लिए जो हमने ऐप बनाई थी, मैं समझता हूँ कि उसको भी बड़े पैमाने पर आज करने की जरूरत, जो हम मिनिस्ट्री में कर चुके हैं उसको खाली लागू करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन। एक और बात सर आप कहते थे जो मैं कई जगह कोट करता हूँ कि पॉलिटिशियंस शुड लर्न टू से नो एंड सिविल सर्वेंट्स शुड लर्न टू से यस। वो काफ़ी एक गड़बड़ चलती है कि पॉलिटिशियंस हर चीज़ पे हाँ कर देते हैं और ब्यूरोक्रेट्स काम करने के लिए जनरली एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं। आपका मैंने जो एक्सपीरियंस देखा कि जो वोटर्स भी आते थे गांव के, आपने नाथद्वारा से आ रहे हैं या गांव से आ रहे हैं, उनको भी आप कई बार डांट देते थे कि इतनी दूर क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो। एंड आई वुड आस्क यू कि सर अपन इतना आप क्लियरली उनको बोलते हो, डांटते हो, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि यार इनको वोट दे रहे हैं हम, ये हमें डांट देते हैं। एंड देन यू सेड कि मैं उनको ये जो परेशानी हो रही है इतनी दूर ये आते हैं, वो काम वहीं पर हो सकता है, वहाँ पे जो लोग हैं ऑफिशियल्स उनको बताएं, और वहाँ आपने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए थे। तो क्या इस चीज़ का कभी नुकसान नहीं हुआ सर, आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रही हमेशा? नुकसान और फायदा नहीं होता। आप जब पब्लिक लाइफ में, आज मैं 1980 से 2025 है, तो रफली 45 ईयर से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं जमेगी तो इतने समय तक कौन पॉलिटिक्स करना देगा। पर मैं आज भी मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को समझने की ज़रूरत है। उनकी अप्रोच कानून इसलिए नहीं बनाए हैं कि उस कानून से किसी की मदद नहीं मिले। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कानून में हम किस तरह से किसी की मदद कर सकें। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को हाँ करने का मतलब उसकी नेचर होनी चाहिए कि हम कानून के अंदर के मदद क्या कर सकते हैं, और यदि कानून में बदलाव करना है तो मूव करें जिससे पब्लिक को रिलीफ मिल सके। तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स, जब जनता का उसका एग्जीक्यूट करने का अधिकार उसको दिया गया है डेमोक्रेसी में, तो उसकी अप्रोच ही होनी चाहिए। और पॉलिटिशियंस की अप्रोच ही होनी चाहिए। आपको अवेयरनेस है, इतना फंड्स एलोकेशन है, उसी के अंदर समस्या का निदान हो सकता है। जो चीज़ नहीं हो सकती है तो आप फाल्स प्रॉमिस देकर उसके साथ क्यों खर्चा कराने काम कर। एक व्यक्ति यदि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नाथद्वारा से यहाँ आता है तो उसका खर्चा होता है, बिल्कुल। वो साधारण आदमी की इनकम कितनी है। तो वो मैं इस बात कहूँ कि आज जमाना बदल गया है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि, आप बराबर गाँव में जाओ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, और जो समस्या का निदान हो सकता है मोटे तौर पर उन समस्या का निदान उसी लेवल पर है। वहाँ पर BDO है, वहाँ पर SDM है, वहाँ थानेदार है, उसके ऊपर कलेक्टर है, वहाँ पर कमिश्नर है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पर है। उस समस्या का निदान करने के लिए यदि व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, और यदि काम नहीं हो रहा है, हम उसको झूठ आश्वासन दे रहे हैं, तो उसका बराबर खर्चा बढ़ता रहेगा। तो कहीं न कहीं आपको ये इनकलकेट करना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ हो सकती है उसके लिए यहीं बननी चाहिए, जो चीज़ नहीं हो सकती उसको मना कर देना चाहिए, और जो समस्याओं का निदान अपने इलाके में हो सकता है उन इलाके की समस्याओं के निदान के लिए एक्सपेंडिचर जो करता है गरीब आदमी, उसके साथ हम न्याय नहीं कर रहे। एक नरेगा में सर सस्टेनेबल एसेट्स बनाने को लेकर जो वेज और मटेरियल का रेशो था, उसमें भी कुछ चेंज किया था उस टाइम। 60-40 का है, पर आप मटेरियल कंपोनेंट का आप एसेट डेवलप कर रहे हैं तो एसेट डेवलपमेंट में मटेरियल कंपोनेंट में 80% का रिक्वायरमेंट है। तो यदि स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट 40% उसके साथ जोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा मटेरियल कंपोनेंट के माध्यम से एसेट डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं राजस्थान सरकार में जब मंत्री था तो अकाल रात की लेबर और फाइनेंस जो कमीशन का पैसा आया हुआ था उस फौज का टाइप किया, तो आज देखिए राजस्थान में 25,000 राजीव गांधी पाठशालाएँ बनी हुई है। इसलिए मटेरियल कंपोनेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो नरेगा से 40% से कंपनसेट नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को आगे आकर उसके साथ उसको जोड़ें तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और एसेट भी डेवलप की जा सकती है। तो सर अब बात करते हैं आपका जो टेन्योर रहा पिछला एज स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। तो एज अ स्पीकर जनरली ये आरोप लगता है लोगों पर कि वो जिस पार्टी के होते हैं उसको फेवर करते हैं, बट आपके टाइम पे आपकी पार्टी के नेता भी उतना ही डरते थे आपसे। तो एज अ मॉनिटर आपको वो मानते थे कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर, तो
जितना टाइम है उतना ही बोलने देते हैं, उससे ज़्यादा बोलने ही नहीं देते। तो ये बैलेंस कैसे बना पाए सर? देखिए, डेमोक्रेसी की बड़ी बहुत से कम आदमी को मालूम है, स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, एमएलए की ओथ होती है, मिनिस्टर की ओथ होती है, चीफ मिनिस्टर की ओथ होती है, सब स्पीकर की ओथ नहीं होती। हमने व्यवस्था की डेमोक्रेसी में, एक चुना हुआ हम में से एमएलए वो ये मीटिंग को चेयर करेगा और डिबेट कराएगा, डिस्कशन करेगा, डिसेंट भी होगा, बट विद इन रूल होगा। तो रूल तो प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं, आपको यदि ये मौका दिया गया है कि आप ये काम करो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो नियम व प्रक्रिया बनी हुई है उसके अंतर्गत ही समस्याओं का निदान करने का, अपनी बात करने का सरकार को, विपक्ष को पूरा अधिकार है। उनको एडर कराने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप लागू करते हो तो ये परसेप्शन बन सकता है कि आप सुनते नहीं हो या आप पक्ष नहीं करते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो नियम और कानून के अंतर्गत इफेक्टिव डिबेट कराए। डेमोक्रेसी में यही है कि सरकार जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिसी बना रही है, उसका डिस्कशन तब हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इन चीज़ों पे लगाएं। आप राजस्थान जैसी स्टेट या बाकी देश में आप आश्चर्य करेंगे सुनकर कि 365 दिन में 25 दिन भी असेंबली नहीं चलती है। जब 25 दिन असेंबली नहीं चलती है तो जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाती है उसकी स्क्रूटनी कहाँ होती है? लेजिस्लेशन में होती है। जब स्क्रूटनी ठीक ढंग के नहीं हो रही है तो जो चुन के आए प्रतिनिधि, उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति क्या होगी? तो बाय नॉट हैविंग द इफेक्टिव डिस्कशन विद इन टाइम और नॉट हैविंग नंबर ऑफ द डेज, हम इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पीकर के रूप में यदि मुझे जिम्मेदारी दी तो मैंने कोशिश की कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन में ऑनेस्टली, ईमानदारी से और इम्पार्शियलिटी से करूँ। तो मैंने ये काम। आपने सर पूरा मतलब पैन इंडिया स्पीकर्स की भी कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ रखी, उसको भी मैंने स्पीकर की कॉन्फ्रेंस भी रखी यहाँ पर, और सीपीए का हमारा प्लेटफॉर्म है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेशन, उसको भी इफेक्टिव ढंग से यहाँ पर किया। और आप मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान असेंबली में प्रिविलेज हम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारा ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद, गडकरी जी, हमने सब कोशिश की कि सब तरह की विचारधारा के लोग यहाँ पर आकर सीपीए के माध्यम से हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने अपने बातों को रखे, और हमने ये सब काम राजस्थान में किया। यही नहीं किया हमने पहली बार राजस्थान में म्यूजियम बनवाया। उस म्यूजियम में आज़ादी के बाद किस तरह से राजस्थान डेवलप हुआ, किन किन मुख्यमंत्री जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, जिससे नई पीढ़ी के बच्चे समझ सकें, ये भी हमने वहाँ पर असेंबली के अंदर म्यूजियम बनाया। तो अब सर बात करते हैं आपके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वाला जो चैप्टर है कि हाउ डिड यू एंटर क्रिकेट। सबसे पहले तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए सवाल है, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो। मैं स्टूडेंट लाइफ से गेम्स में खेलता था। मैं सो यूनिवर्सिटी में हमारे पहले प्रेसिडेंट के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के चुनाव प्रेसिडेंट इलेक्ट करते थे, 13-14 कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिखते। तो मैं यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मिनिस्टर बना हूँ वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी। तो मुझे पहले से शौक था। यहाँ राजस्थान के क्रिकेट के संबंध में मेरे जो साथी थे उस समय उनके मन में था कि हम क्रिकेट यहाँ पर राजस्थान में चल रही उसमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको क्रिकेट में भाग लेना चाहिए। दैट कंपेल मी टू indulge into cricket politics. So I entered into the cricket politics with very simple thinking that मेरा काम एज एडमिनिस्ट्रेटर चीज़ों को फैसिलिटेट करना। मुझे आज भी कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं 2 बार अध्यक्ष रहा, पर कोई भी सेलेक्टर ये नहीं कह सकता कि सिलेक्शन में मैंने कभी इंटरफेयर। तो हमारा काम था कि किस तरह से क्रिकेट की फैसिलिटी अच्छी हो सके, कैसे IPL मैच यहाँ पर अच्छे हो सकें, कैसे यहाँ से टीम ठीक ढंग से आ सके। न केवल ये हमने काम किया, बेन था हमारा राजस्थान आर्चेक, उसको रिवोक करवाया। और हमारे मन में कल्पना थी कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए, उसकी ज़मीन अलॉटमेंट कराई, उसके पैसे की व्यवस्था करने का काम किया। वेदांता के अनिल अग्रवाल जी को प्रेरित किया कि वो 200 करोड़ रुपए इस बात के लिए दे। दुर्भाग्य है कि हम जो स्टेडियम बनाने का काम है वो आज उस रूप में कंप्लीट नहीं हो सका। तो क्रिकेट में मेरी रुचि ये थी कि राजस्थान में क्रिकेट का पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को हार्नेस किया जाना चाहिए। उसके लिए क्रिकेट का जो है प्लेटफॉर्म, उसको जब मुझे मौका मिला तो हमने पूरी कोशिश की। और मुझे ये भी कहते हुए पसंद है कि 2 बार हम जो चैंपियन रहे, तो उसमें भी मैं ही उस समय प्रेसिडेंट अध्यक्ष था। तो कुल मिलाकर ये कि जो उस समय की क्रिकेट की स्थिति थी उसको इम्प्रूव करने में जो कुछ मैं कर सका,
करने की मैंने कोशिश की। हाँ, क्योंकि लगातार 2 बार रणजी जीतना, क्योंकि पहली बार जब जीते तो लोगों ने कहा तो तुक्का लग गया, बट रिपीट करना मतलब उसके ये बाद तो इंडिकेट्स कोई, में यहाँ हाँ, राजस्थान में बच्चों में क्रिकेट का पोटेंशियल है और उसको मैनिफेस्ट करने का और उसको मौका मिला। मौका भी मिला। एक चीज़ और मैं देखता था सर उस टाइम, क्योंकि आईपीएल के टाइम पे भी मैं जो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत यहाँ देखता था आपके बिहाफ पे, तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स लगती थी मुझे। वो कैसे मैनेज करते थे आप, क्योंकि अलॉन्ग विद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की, और यहाँ भी मैनेज कर पाना, और सक्सेसफुली आपने उसको मैनेज किया, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है सर? यू डेलीगेट पावर, ट्रस्ट द डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे सेक्रेटरीज थे उन सब पर ट्रस्ट किया, सबने कोऑपरेट किया। तो जब ये डेलीगेट पावर करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक जगह प्लेस होती। तो अब सर बात करते हैं जो यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहता है उनके लिए। सबसे पहले तो क्या स्किल्स होनी चाहिए या किस तरह की तैयारी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? ये मुझसे पूछे तो आज आपको अपडेट होना पड़ेगा नॉलेज में। चीज़ें बदल रही है और मैं आई फोर्स ही करता हूँ, मैं आने वाले समय में द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप विल हैव टू बी इम्प्रूव। उनकी नॉलेज जो अपने मतदाता उससे ज़्यादा होनी पड़ेगी। जब तक उसके पास ये जानकारी नहीं है तब तक तो इफेक्टिव उनकी इंस्पिरेशन को रिड्रेसल करने के लिए पॉलिसी नहीं बना पाएगा। तो चैलेंज अब लीडरशिप के सामने ज़्यादा है, इसलिए जो लीडरशिप में आना चाहते हैं उनको ये तो एक करना ही पड़ेगा कि हमारा नॉलेज अपडेट हो। उन समस्याओं को समझकर हमारे मन में कल्पना होनी चाहिए हम कैसे सोसाइटी में बदलाव करने के लिए जिम्मेदारी को लेकर पूरा कर सकें। यदि हमारे मन में ये है तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टूडेंट अपने एक्स्ट्रा करिकुलर भाग लेते हैं इनमें इनबोर्ड जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के यंगेस्ट इनके यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब मौका मिले अपने पोटेंशियल को रिवील करें, धीरे धीरे वो अपने आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये है किस विचारधारा के आधार पर आप किस पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले आपकी मन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि कुछ आइडियोलॉजी आई सब्सक्राइब, उस आइडियोलॉजी के बारे में अपने को थोड़ा मालूम होना चाहिए कि मैं जिस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर रहा हूँ वो कैसे समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभा पाएगा, उसके लायक बनने की कोशिश की जानी चाहिए। नॉलेज भी जरूरी है पर पार्टी के बारे में जानकारी भी होना जरूरी है, तब आप इफेक्टिव उस पार्टी के लीडर बन सकते हैं। तो सर जैसे पहले तो एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स होती थी, अब जो यूथ पॉलिटिक्स देखते हैं तो इवेंट बेस्ड ज़्यादा लगती है, तो ये कन्विक्शन कम हो गया है या ये एक तरह से इवॉल्व हो रही है आने वाले वक्त के लिए पॉलिटिक्स? ये अभी इनडिफरेंस है यंग जनरेशन। आज की सोसाइटी की जो जनरेशन है वो इनडिफरेंट है। वो अब धीरे धीरे वापस उनको समझ में आएगा कि वो डेमोक्रेसी में यदि हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे एस्पिरेशन को पूरा करने की पॉलिसी नहीं बना रही है तो उसके फॉलो आउट होते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा जब जब भी पीपल एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करने का काम पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं होता है, उसके फॉलो आउट में आंदोलन होते हैं। और ये देश में एक नहीं, दो दो तीन तीन बार हुए हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा मतदाता और आज के डेट में यंग मतदाता है उसकी एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए सरकारों का उत्तरदायित्व से निर्णय करें। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की, यंग पॉपुलेशन हो गई। हम सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी को बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी का अवसर मिले। क्या ये आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह की डिजिटल जो क्रांति हुई है जिसके कारण आज एआई आ जाएगी तो करिकुलम बदल नहीं रहे हैं हम, तो बच्चों की जो एस्पिरेशन होगी उस क्लासरूम की एजुकेशन से फ़ायदा क्या होगा। तो आज नई जनरेशन की एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए नए ढंग से हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो चैलेंजेस आने वाले समय में बहुत बड़े हैं। और सर स्टूडेंट्स जनरली या तो सर्विस के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फेम या पावर, तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि भाई इन तीनों चीज़ में से क्या करना है तब आपको पॉलिटिक्स में आना है? गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी किस में है? प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में जो आप हुनर नहीं सीखेंगे उन्हीं तक तो प्राइवेट सेक्टर में आदमी एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी नहीं है आपको। फिर आप खुद में एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है तो आप खुद ही जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि देश में सरकारी नौकरी की तो लिमिटेशन है, तो उसके अंतर्गत हमें अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स पढ़ना है। हम अपने आप को अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं
तो हमें एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को एनहांस करने का काम करना पड़ेगा। हम यदि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो क्षमता है उसको संवर्धन करना पड़ेगा, तो स्किल हमें अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो ये निर्णय तो नई पीढ़ी को करना पड़ेगा कि जो आगे आने वाली चुनौती में वो अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं। सभी आदमियों को सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है, पर सभी आदमियों के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी अवेलेबल है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उनमें से जो क्षमता है वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बनकर लोगों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, वो निर्णय उनको स्वयं को करना पड़ेगा और उस क्षमता को संवर्धन करने का काम उन्हें खुद को करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट सर, आपकी जो फिलॉसफी और आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे उसमें आपने एक तरह से टीचिंग फील्ड में भी रहे, आप पॉलिटिक्स में भी रहे और एज अ रिफॉर्मर भी रहे। सो व्हाट गेव यू मोर जॉय? क्या करने में ज़्यादा मजा आया? पब्लिक लाइफ। यू कैन डिलीवर। जैसे आप प्रोफेशन में टीचिंग में हो तो आप क्लासरूम को टीच कराओगे, एक लिमिटेड स्टूडेंट के साथ भी रहोगे। आज पब्लिक लाइफ में तो आपको मौका मिला, सपोज आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी मिनिस्टर, तो आई कुड डिलीवर इट। मेरे अपने जो मौका मिला तो उन समस्याओं को निदान कर पाया। यदि मैं मान लो मंत्री नहीं बनता तो राजस्थान में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था ही नहीं कर सकता। यू वोंट बिलीव व्हेन आई कंटेस्टेड इलेक्शन पार्लियामेंट भीलवाड़ा में, वहाँ गर्मी में ट्रेन से पानी आता था और मैंने उस समय कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं को मंत्री बनने का मौका मिले। मैंने कहा यदि मैं पानी की समस्या का सोल्यूशन नहीं करूँगा तो चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 4,000 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम हमने बनवाई और आज भीलवाड़ा में जाके देखिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की हमने व्यवस्था की। उस वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी चल रही है तो लोगों को जॉब मिल रहा है। तो यदि मौका मिलता है तो आप ये काम कर सकते हो। तो ये इसमें जितनी खुशी होती है उतनी एक प्रोफेशन में तो एक लिमिटेड आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो पब्लिक लाइफ में गुड्स डिलीवर करके पब्लिक की समस्याओं को निदान करके जो आपको मौका मिलता है और जब आप करते हो तो आप खुशी होती है। मैंने राजस्थान में 10,000 किलोमीटर भारत में नई NHI डिक्लेयर करी, उसमें 4,000 किलोमीटर केवल वन में राजस्थान में करे। आज आप जाके मेवाड़ में जाके देखें, आज उदयपुर से नाथद्वारा आने में 35 मिनट लगते। अब मेवाड़ को हमने उधर ट्राइबल इलाके को गुजरात से जोड़ दिया हमने। अपने इस इलाके में आप जाके देखें, हमने राजस्थान में जहाँ जहाँ भी हमने NHI डिक्लेयर करने का काम किया उसके फ्रूट्स अब आ रहे हैं। तो जब मौका मिलता है तो खुशी होती है राजस्थान में हम ये काम कर सके और राजस्थान में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था भीलवाड़ा जैसे शहर में कर सके। तो ये आपको अवसर मिलता है तो उसका लाभ सोसाइटी को। बिल्कुल सर, आज जैसे मैं पब्लिक पॉलिसी में एडवाइज़र हूँ पब्लिक पॉलिसी का, तो उसकी जो शुरुआत हुई वो आप ही के साथ हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जाकर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखा मैंने काम किया नरेगा में, किस तरह से एक छोटा सा पॉलिसी अमेंडमेंट कितना बड़ा इम्पैक्ट लाता है, तो वो स्केल देखकर मेरा इंटरेस्ट उसमें आया पब्लिक पॉलिसी में। और एक चीज़ सर और मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, जो अभी आपने बच्चों से भी कहा, और जिस दिन मुझे याद है मैंने जिस दिन ज्वाइन किया पहली बार आपकी गाड़ी में बैठ के अपन जा रहे थे शास्त्री भवन, नहीं कृषि भवन, तो आपने कहा था कि भाई फोरगो ग्रेटिफिकेशन, ये याद रखना कि छोटे मोटे लालच में, छोटी मोटे गोल्स के में सेटिस्फाई मत होना, खुश मत होना, डेफर ग्रेटिफिकेशन। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग जो उस टाइम जो टीम थी, आज भी हम लोग बात करते हैं कि भाई आज तक डेफर ही कर रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन मिला नहीं। बट जोक्स अपार्ट, आपका ये फिलॉसफी कैसे आई सर? आपको कैसे ये? आई सी ग्रेटिफिकेशन नॉट मॉनिटर वो भी होता है, लेकिन डू यू फील कि आपको नहीं मिला? नहीं तो प्रिविलेज्ड और बहुत कुछ मिला। मतलब ये कि जो अभी तात्कालिक आपको कोई सुविधा मिल रही है उसके टेम्पटेशन में आप कंप्रोमाइज कर लेते हो तो आगे नहीं बढ़ पाओ, तो उसको आपको सेक्रीफाइस करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। तो ये डेफर ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ उस लेवल पे ही है कि हम आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी जो हमारा टेम्पटेशन है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ग्रेटिफिकेशन का ये कि आज आप किसी जगह पर हो और आप छोटी चीज़ के लिए अपना इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उसमें, तो आप लंबे गोल को कैसे प्राप्त कर सकोगे? तो लंबे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि डेफर ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आदमी की ज़िंदगी में आना चाहिए। ये सर मतलब ये आपसे सीख कर मैंने कई स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस दी है, क्योंकि कई बार जो मैंने देखा कि हमारी जनरेशन के टाइम पे लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इसकी तैयारी करते थे,
बाद में ये प्राइवेट जो भी मॉल्स बन गए तो बच्चे 12th के बाद ही वहाँ जाकर 10-15 हज़ार रुपया मिलता है, उसमें खुश हो जाते हैं। अब 5-7 साल बाद पता चलता है कि आप उसी नौकरी में फंस के रह गए। सो वो डेफर ग्रेटिफिकेशन वाला पॉइंट वहाँ पर मुझे याद आता है जो आपने सिखाया, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ हमें। और एक सर, जो इलेक्शंस या पॉलिटिक्स की जो बात करें, पब्लिक लाइफ की बात करें, तो स्पेशली इलेक्शंस की, तो हाउ डू यू सी इलेक्शंस एज अ बैटलफील्ड या एज अ लेबोरेटरी? आज की डेट में अब साधारण आदमी के हाथ में पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में वेरी कॉस्टली। तो आज की डेट में जिस तरह का है, मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा। यदि आप कमिटेड आइडियोलॉजिकल वर्कर को आगे लाना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ इलेक्शनिंग आपको कम करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इलेक्शनिंग आपने कम नहीं की तो जिस तरह का इलेक्शनिंग का सिस्टम हो रहा है विनेबिलिटी के क्राइटेरिया के आधार पर, वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। डेमोक्रेसी में या तो हम इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन करें या हमें सोचना पड़ेगा लंबे समय तक कि कैसे हम डेडिकेटेड वर्कर को आगे बढ़ाने का काम करें जिनके मन में समाज को बदलने की विचारधारा के आधार पर। क्योंकि एक किसी समस्या का समाधान एक नहीं हो सकता, दे आर नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हर आदमी के पार्टी की विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो एक है, हमारे देश को मजबूत करना और देश आगे कैसे बढ़े और लोगों की जो समस्या है उसको निदान करके देश को मजबूत करें। तो इसको करने के लिए ये जरूरी है कि हम सब चीज़ों को ठीक ढंग से समझने का काम करें। तो सर, आज का जो यूथ है, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज कम हैं या नहीं हैं, उसको भी मौका मिले। तो इस रीज़न से, क्योंकि ये मुश्किल होता जा रहा है, जनरली ऊपर से नेता आते हैं, ना कि ग्राउंड लेवल पे काम करने वालों को वो मौका मिले, तो इस वजह से यूथ थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर भी हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है हर पार्टी ने एड्रेस करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी जी ने बड़े पैमाने पर इस तरह पार्टी में स्ट्रक्चर में चेंज करके नए लोगों को अवसर देने की प्रयास कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां भी कोशिश कर रही है और आने वाले समय में समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने वर्कर को आगे लाने की प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे एक साधारण घर का टैलेंटेड बच्चा भी इसमें भाग लेकर देश के निर्माण में भागीदारी। बट वो बहुत लिमिटेड नंबर है सर आज भी। और ये आपको लगता है चुनाव लड़ना इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि अगर किसी को भी चुनाव लड़ना है तो बहुत पैसा खर्च किया जाता है? नहीं, वो इसलिए लग रहा है हमें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करके विनेबिलिटी को आधार बना दिया। जब विनेबिलिटी के आधार के जगह पर आप वैचारिक आधार पर लोगों का मत बनाकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब मिलेगा। अब जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है उसको भी पता पड़ेगा कि हम दे आर वेल इन्फॉर्म, तो दी कमिटेड चीज़ों का है उसका असर पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल, जब इलेक्शन हुआ न्यूयॉर्क सिटी का, दैट गिव इंडिकेशंस। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में न्यूयॉर्क में एक जिस तरह का चुनाव हुआ और जो मैंडेट दिया, वो इंडिकेट कर रहा है कि आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी या लीडर है उनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समस्याओं को समझना पड़ेगा, निदान देना पड़ेगा। खाली होप जनरेट करके आप लंबे समय तक लीडरशिप नहीं कर सकते। ये तो जब बदलाव दुनिया में हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा। एक चीज़ और सर, जैसे ये अभी जो ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर बने, उनका जब से आया है उसमें एक बड़ी पॉजिटिव इमेज के साथ वो जीत कर आए चुनाव। इंडिया में आपको ऐसा नहीं लगता है कि जनरली जो फिल्मों ने पॉलिटिशियंस की इमेज बनाई है, जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है जनरली, वो बड़ा नेगेटिव रोल में पोर्ट्रे किया गया पॉलिटिशियंस को? तो ये कहाँ तक ठीक है? क्या सारे पॉलिटिशियंस को एक ही ब्रैकेट में डाल देना अच्छा है? ओनस है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे, दे प्रूव रॉन्ग टू द हॉलीवुड। ये तो ओनस आप पर है। यदि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझे अपने कृत से, काम से ये इंप्रेशन देना पड़ेगा कि भाई वो चीज़ है। तो अच्छा है कि आपको एक परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। यदि इसे इमेज नहीं बनती तो आप में अच्छा काम करके पब्लिक में नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये तो और अच्छी चीज़ है। हर जनप्रतिनिधि को इससे सबक सीखना चाहिए कि हमारी इस तरह की इमेज है, उस इमेज को हम कैसे अपने काम करके बदलें। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सो आपकी जो ओवरऑल लाइफ जर्नी रही सर की, उसमें अब जो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एकेडमिशियन जो बिल्कुल अपने इंटीग्रिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया। तो क्या ये रास्ता
नॉर्मल है या ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है, और नॉर्मल रास्ता या जो स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा वो ये है कि पॉलिटिशियंस को सबको हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ, देखते हैं? मैं नहीं मानता आउट ऑफ बॉक्स, अब हम एबरेशन है इसलिए, पर जनरली सब सब ये पार्ट हो जाएगा, सबको ऐसे बट बनना है नहीं पड़ेगा। सर, ज़्यादातर लोग तो अपने आप सब दिलासे दे दे के अपने काम आप चला रहे चीजें हैं। बदलेगी। आज मैं यदि 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे बता कोई आज की डेट में कितने आदमी कर रहे हैं? तो ये तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। जिसको यदि लंबे समय तक सर्व करना है तो उसे रास्ता पकड़ना पड़ेगा, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट टर्म का रास्ता अलग है। पर आपके मन में यदि आपने कैरियर ऑप्ट किया तो आपके मन में क्या होना चाहिए कि मैं ऊंचाइयाँ प्राप्त करूँ। ऊंचाइयाँ प्राप्त करूँ तो उसके लिए आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपने चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और लोगों को लगे कि भाई आप कुछ लीक से हटके हो। तो लीक से हटके एक बनेगा तो हजारों आदमी बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो सर, अगर आपको अपने 30-year-old सेल्फ को एक एडवाइस देनी हो, तो वुड यू लाइक टू चेंज एनीथिंग द वे यू हैव लेड द लास्ट 40-45 years ऑफ योर लाइफ? Have self-confidence. Don't have reference. I don't have reference. The life you are leading is a unique life. And have minimum needs. आदमी को सबसे बड़ी तकलीफ होती है जब आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा होती। मिनिमम नीड्स रखिए, डोंट हैव रेफरेंस, एंड अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। नोबडी कैन स्टॉप यू टू गो अहेड। Okay, so the last question, sir. When history would write your chapter, what would you want it to be named? The thinker who entered politics or the politician who never stopped thinking? I think the second part is better. So you have always evolved. आदमी को लगातार हरदम सीखना चाहिए, चीज़ें बदल रही तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए, ये तो आपका होना चाहिए। So thank you so much, sir. It was an honor talking to you. और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली एक मास्टर क्लास है कि कैसे अपनी इंटेग्रिटी को, कैसे अपनी आइडियोलॉजी को बरकरार रखते हुए भी आप टॉप तक पहुंच सकते हैं। किस तरह से चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। डॉक्टर जोशी से बात करके हमें ये पूरी एक मास्टर क्लास में पता चल गया है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आइए, अपने आप को बेहतर करके, अपने आप को स्किल्ड करके, नॉलेज लेकर फिर आएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर आपकी क्लास के लिए, और आई होप दैट वी आर एबल टू डू अनदर एपिसोड समटाइम। स्पेसिफिकली आपकी जो जर्नी थी एज मिनिस्टर, उस पर मैं चाहूँगा कि और डिटेल में जाएं, क्योंकि जितना काम आपके टाइम पे हुआ उसकी उतनी बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू।